दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि देश में बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम रंग लाने लगी है। जब मई में देश के 19 विपक्षी पार्टियों की संयुक्त बैठक हो सकती है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से बैठक बुलाई जाएगी और इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। कांग्रेसी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए 19 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद होगी। हालांकि पहले अप्रैल के अंत में ही ये बैठक बुलाने का प्लानिंग थी, लेकिन 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हैं, जहाँ इसमें कांग्रेस समेत कई और दल व्यस्त हैं, लिहाजा बैठक को आगे टाल दिया गया है। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक बैठक बुलाने की पहल कांग्रेस की ओर से ही होगी। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में कई पार्टियों के नेताओं से बात कर ली है। जब सोमवार को भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे। तमाम पार्टियों से बातचीत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे 10 मई को कर्नाटक चुनाव संपन्न होने के बाद कभी भी विपक्षी पार्टी की साझा बैठक बुला सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से 18 देशों में लोग काम करने की तलाश में हर साल बाहर पहुंच रहे हैं, विदेश पहुंच रहे हैं। लेकिन विदेश मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो फिर 2022 में सबसे अधिक 60,000 लोग विदेश गए हैं। वहीं यूपी बंगाल की बात करें तो अब भी बिहार से अधिक लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। श्रम संसाधन विभाग के मुताबिक बिहार से विदेशों में काम करने जाने वाले को बेहतर सुविधा दी गई है। जिलों में निबंधित एजेंटों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही विदेशों में काम करने जाने से पहले इन लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि जिस देश में वे पहुंचे वहां पर उन्हें काम करने की किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। बिहार के लोग सबसे अधिक 18 देश को पसंद करते हैं जहां जाकर के काम करना चाहते हैं। इनमें यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, मलेशिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, साउथ सुडान, सीरिया, थाईलैंड, यमन और सूडान प्रमुख है। जब बाकी देशों में छिटपुट संख्या में लोग बाहर जाते हैं। अब उन जिलों के बारे में बात करेंगे कि जिन जिलों से सबसे अधिक लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए। तो विदेश जाने वालों में पहले की तरह अब भी सारण, सिवान, गोपालगंज के लोग विदेश अधिक जा रहे हैं। 2022 की रिपोर्ट में पटना से 6,993 लोग विदेश गए, वहीं सिवान से 8,310 और सबसे अधिक गोपालगंज से 8,751 लोग विदेश गए। वहीं सारण 2,272, पूर्वी चंपारण 3,657, मधुबनी 4,389, दरभंगा 2,424, मुजफ्फरपुर 1,917, किशनगंज 2,232, सीतामढ़ी से 2,112, पश्चिमी चंपारण से 4,262 लोग विदेश गए हैं, जबकि पूर्णिया से 2,846, सुपौल से 1,318, अररिया से 1,586 लोग विदेश काम करने की तलाश में गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने अपने नियमों में परिवर्तन करके बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व डीएम जी कृष्ण केन हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन आनंद मोहन के साथ साथ उम्र कैद की सजा काट रहे कुल 27 कैदियों को इसका लाभ मिला है। जब सरकार ने वैसे 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया है जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके जेल में रहते 14 साल हो चुके हैं। जब सरकार के मुताबिक जेल में उनका व्यवहार अच्छा रहा, इसलिए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार सरकार के विधि विभाग ने आज उन कैदियों की सूची जारी की है जिन्हें 14 साल की सजा काट लेने के बाद छोड़ा जा रहा है। इन सूची में 27 नाम हैं, जिनमें 13 नाम MY समीकरण वाले हैं, यानी कि मुस्लिम यादव। आपको बता दूं कि इससे पहले सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए अपने नियम कानून में फेरबदल किया था। दरअसल हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काटने वालों को जेल में अच्छे आचरण के लिए रिहाई का प्रावधान है। जब राज्य सरकार का परिहार बोर्ड इस संबंध में फैसला लेता है, लेकिन बिहार में पहले से ये नियम था कि सरकारी कर्मी की हत्या के आरोपियों को समय पहले रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार ने नियम बदल करके सरकारी कर्मी की हत्या के आरोपों को भी समय से पहले रिहाई का नियम बना दिया था। यह सरकार ने अपने नियमों में संशोधन सिर्फ एक बार के लिए ही किया है।
राजद सरकार ने आनंद मोहन के अलावा उनके जैसे आरोप में सजा काट रहे 21 अन्य कैदियों को भी लाभ दिया है। जब नियमों में फेरबदल के बाद आनंद मोहन के अलावा 21 अन्य कैदी भी जेल से छूट जाएंगे। आनंद मोहन के करीबियों के मुताबिक वे फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं, जहां अस्थायी रिहाई के लिए उन्हें जेल में जाकर के कागजी कार्रवाई करनी होगी। जहां इसके लिए 25 अप्रैल को आनंद मोहन सहरसा जेल जाएंगे। वहां कागजी कार्रवाई के बाद वे 26 अप्रैल को अस्थायी तौर पर रिहा हो जाएंगे। इश्क के वे मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी को चाहे तो गुनाह नहीं लगता। ये शायरी कहने का मतलब यह है कि आपने प्रेम में धोखा देने के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में धोखा देने का अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक ने पहले अरेंज मैरिज की और फिर इसके ठीक 4 दिन बाद अपनी प्रेमिका से भी लव मैरिज कर ली। जब मामले का भंडाफोड़ हुआ तो फिर युवक हवालात पहुंच गया। यह अनोखा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की दामोचक्का है, जहां विकास कुमार ने पिछले साल 25 अप्रैल को सकरा थाना क्षेत्र की एक लड़की से अरेंज मैरिज की और 4 दिन बाद ही 29 अप्रैल को अपनी प्रेमिका से भी शादी कर ली। जब विकास के परिवार वालों को उसके प्रेम प्रसंग की कोई भी जानकारी नहीं थी और प्रेमिका के परिवार वाले को भी विकास के 4 दिन पहले हुई शादी की भी जानकारी नहीं थी। प्रेमिका से शादी के बाद विकास उसे अपने घर से दूर करीब 2 किलोमीटर दूर अघोरिया बाजार के पास एक किराए के मकान में दोनों रहते थे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि विकास पहले 15 दिन अपने घर में पहली पत्नी के साथ रहता था और फिर पटना काम के बहाने जाने की कह कर के निकल जाता था। इसके बाद पटना ना जाकर के 15 दिन वे दूसरी पत्नी के साथ रहता था। दरअसल पहली पत्नी को उस पर शक होने लगा कि वे 15 दिन बता करके कहाँ जाते हैं। पहली पत्नी को जब असलियत पता चली तो फिर उसने थाने पहुँच करके पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जब पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और फिर विकास को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विकास ने आरोप लगाया है कि उसकी पहली पत्नी का उसके बहनोई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद इस बात का पता चला तो विकास ने कहा है कि जब मुझे पता चला तो फिर उससे दूर रहने लगे और इस दौरान मैं अपनी स्कूल की दोस्त से शादी कर ली। जब पहली पत्नी की शिकायत के आधार पर काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी दिगंबर कुमार ने बताया है कि अदालत के आदेश के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। देश और भाजपा शासित प्रदेश में काम नहीं प्रचार हो रहा है। भाजपा सरकार में रह रहे लोगों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। जब सभी राज्यों के क्षेत्रीय दल एक साथ मिलकर के प्रयास करेंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में बड़ा लाभ होगा, भाजपा को करारी मात मिलेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को निशाने पर रखा। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने दोहराया है कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा है कि जब सभी एकजुट हो जाएंगे तो फिर नेता भी तय कर लेंगे। उनकी खुद की इच्छा नेता बनने की नहीं है। जब वे जयप्रकाश नारायण नहीं बनना चाहते हैं, जयप्रकाश नारायण गुरु रहे हैं। हम लोग उनके आंदोलन से निकले हैं, जब उनके सभी स्टूडेंट देश हित में एक साथ आए, यही चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश को भाजपा से मुक्ति मिल सके, इसके लिए अधिक से अधिक लोग पार्टियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं ताकि देश आगे बढ़े। भाजपा सरकार देश में क्या कर रही है, खाली प्रचार हो रहा है। अखिलेश यादव के साथ हुई मुलाकात को सार्थक बताया है। उनकी तरफ देखते हुए कहा कि बहुत खुशी की बात है, हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टी को मिला करके काम करेंगे, देश हित में होगा। अगला जो चुनाव है एक साथ मिल करके लड़ेंगे तो फिर बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी के लिए यहाँ आए हैं, अच्छी बात हुई है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा है। जब मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने को लेकर के अमित शाह ने खुला बयान दे दिया है। अमित शाह ने कहा है कि कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो मुस्लिमों को मिलने वाला आरक्षण हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अमित शाह ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस नेता भाजपा द्वारा लिंगायत और फिर वकालिगा को दिए गए आरक्षण को वापस लेना चाहती है। उन्होंने आगे सवाल किया है कि क्या कांग्रेस इन समुदाय का आरक्षण कोटा मुसलमानों को देना चाहती है। अमित शाह ने दावा किया है कि हमने कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों को दिया गया 4% आरक्षण कोटा निकाल करके लिंगायतों और वकालिगों में बांट दिया था।
अमित शाह ने सवाल किया है कि कांग्रेस के नेता घोषणा कर रहे हैं कि वे इस आरक्षण कोटे को वापस ले लेंगे। आप किसका कोटा वापस लेने जा रहे हैं? अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। हम मुसलमानों से उनका आरक्षण छीन लेंगे। जब मुसलमानों को जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। मुसलमानों को एक भी आरक्षण नहीं देंगे, 1% मुसलमानों को हम आरक्षण नहीं देंगे। ये सीधा सीधा कहना है अमित शाह का। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी दरभंगा दौरे पर हैं। इस दौरान मुकेश सहनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी से पहले जो राजा के घर में जन्म लेता था उसी को राजा बनाया जाता था। आज़ादी से पहले दलितों के साथ जो लोग बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। दलितों के हाथ का छुआ पानी लोग नहीं पीते थे। दलित समाज के किसी भी व्यक्ति को घर में नहीं ठहरने दिया जाता था। लेकिन इस कुरीतियों को ख़त्म करने का काम आज़ादी के बाद एक दलित के बेटे ने ही किया है, जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान को लिखा है, जहाँ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया है। इतना ताकत दिया है कि प्रधानमंत्री को भी वोट के माध्यम से अब बदल सकते हैं। अपने मताधिकार के महत्व को भी लोग समझ गए हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हमने ही बनवाया था। एक निषाद मल्ला और मुसहर का बेटा यदि समर्थन नहीं देता तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते। भले 4 विधायक थे लेकिन 74 विधायकों से भी कम नहीं थे। हम यदि समर्थन देते तो ही सरकार चलता ना, समर्थन यदि नहीं देते तो फिर सरकार बनते ही नहीं। मुकेश सहनी ने आगे कहा है कि 24 साल से वे संघर्ष कर रहे हैं। घर परिवार को छोड़ करके वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुंबई चले गए थे और आज मुंबई में घर परिवार बच्चे को छोड़ करके बिहार में हैं। ये बताने आए हैं कि आप भी इस देश का शासन बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं। आपके पास भी 15% वोट है और अपने वोट की ताकत जान और समझ लीजिएगा, तब देश के पीएम और फिर सीएम को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह ने सोमवार को कहा है कि पार्टी से निकाले जाने के डर से भाजपा शासित राज्यों में भाजपा कार्यकर्ता जहरीली शराब से मरने वालों के लिए मुआवजा की मांग नहीं करती। जब वहीं बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी जहरीली शराब से होने वाली मौत पर वे छाती पीट पीट करके मुआवजे की मांग करने लगते हैं। जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार खुद शराब बिकवाती है। ऐसे में अगर वहाँ जहरीली शराब से किसी की जान जाती है तो फिर मुआवजा जरूर देना चाहिए। भाजपा नेता वहां मुआवजे की मांग क्यों नहीं करते? जदयू प्रवक्ता ने कहा है कि शराबबंदी कानून लागू रहने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान किया है। उनका मानना है कि किसी एक की गलती का खामियाजा पूरे परिवार को नहीं भुगतना चाहिए। भाजपाइयों में यदि हिम्मत है, ताकत है तो फिर वे अपने शासित राज्यों में भी ऐसा कानून लागू करके दिखवाइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक काम की खबर है। राजधानी पटना की सड़कों पर 27 अप्रैल को ई रिक्शा का परिचालन नहीं होगा। ऐसे में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ काफ़ी कठिनाइयां बढ़ सकती है। बताया जाता है कि पटना शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का ऑटो यूनियन संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विरोध करने का फैसला किया है। दरअसल जिलाधिकारी ने यह बैठक करके तय किया था कि राजधानी पटना के कुछ रूटों पर ही ऑटो रिक्शा का परिचालन किया जाएगा, ताकि राजधानी पटना वासियों को जाम से निजात मिल सके। हालांकि इस निर्णय के बाद से ऑटो चालकों की परेशानी काफी बढ़ गई थी, जिसके बाद ऑटो संघ द्वारा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में प्रशासन की तरफ से औरतों को रूट परमिट देने के विषय पर चर्चा हुई और यह फैसला लिया गया है कि 27 अप्रैल को राजधानी के सभी ऑटो ड्राइवर प्रशासन के खिलाफ विरोध में हड़ताल करेंगे। दिल से रोए मगर होंठों से मुस्कुरा बैठे, दिल से रोए मगर होंठों से मुस्कुरा बैठे, यूं ही हम किसी से वफा निभा बैठे, वे हमें एक लम्हा ना दे पाए अपने प्यार का और हम उनके लिए जिंदगी लुटा बैठे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शायरी का मतलब क्या है। दरअसल जो खबर सामने आई है उस खबर से ये शायरी बिल्कुल मिलती जुलती है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है। यहाँ एक प्रेमी के लिए 2 लड़कियां बीच सड़क पर आपस में भिड़ गई। एक लड़की ने दूसरे लड़की की खूब पिटाई की। हालांकि इसके चलते दोनों तरफ से जमकर के लात घुसे एंड डंडे चले। यह घटना में एक लड़की का सर फट गया। काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के स्पीकर चौक पर कॉलेज के पास की घटना है।
पूरी घटना का वीडियो एक शख्स ने बना लिया है, बाद में उसे वायरल कर दिया। प्रेमी प्रेमिका मामले के इस ड्रामे पर चर्चा जोरों पर है। जी हां, जिले के एलएस कॉलेज के समीप मुख्य सड़क पर सोमवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब दो छात्राएं, दो लड़कियां आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो के सिलसिले में बताया जा रहा है कि छात्राएं बॉयफ्रेंड के लिए आपस में भिड़ गई है, यानी कि एक अनार दो बीमार। जी हाँ, यानी कि एक बॉयफ्रेंड के लिए दो लड़कियां आपस में लड़ने बैठ गई। जब वीडियो में एक छात्रा स्कूटी पर नजर आ रही है, आपस में 3-4 अन्य छात्राएं भी खड़ी है। इसी के चलते सामने से हाथ में डंडा लेकर के एक छात्रा आती है तथा स्कूटी सवार छात्रा की पिटाई कर देती है। स्कूटी सवार छात्रा का सिर फूट जाता है। जब वहीं स्कूटी सवार छात्रा का सिर फट जाने के बाद उसकी सहेलियों ने डंडा चला रही छात्रा को पीट दिया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक लड़की दूसरे लड़की को यह बता रही थी कि ये मेरे दोस्त के करीब मत जाओ या तुम उससे दूर रहो, यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड के करीब मत जाओ, तुम उससे दूर रहो। मारपीट होते देख करके कई लोग जुट गए। एक युवक भी वहां पहुंचा तथा दोनों को अलग कर लिया। जहां लड़के ने डंडा चला रही लड़कियों को थप्पड़ भी मारा। वायरल वीडियो पर कई प्रकार के चर्चा हो रहे हैं। जब मामले की खबर प्राप्त होते ही काजी मोहम्मदपुर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक सभी लड़कियां जा चुकी थी। दोस्तों, बात करते हैं कि तीसरी बार केंद्र की सत्ता में बीजेपी को आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। यह मुलाकात 1 घंटे तक चली, लेकिन दोनों ही नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज 7 मिनट में खत्म हो गई। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के लिए बैठक में बातें तो हुई, लेकिन ऐसा भी नहीं हुई कि सब कुछ तय हो गया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस और बसपा के साथ को विपक्ष खेमे में जोड़ पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत के 12 दिनों के भीतर नीतीश कुमार ने ममता और अखिलेश से मिलने की कवायद की है। वहीं सोमवार की बैठकों से ये संकेत मिले हैं कि दोनों क्षेत्रीय दलों के प्रमुख अब कांग्रेस के प्रति अपनी उदासीनता छोड़ने और फिर 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए सहमत हैं। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के साथ लगभग 1 घंटे की बैठक की तो अखिलेश यादव के साथ भी इतनी ही देर मुलाकात चली, लेकिन कोई ऐसी बात निकल करके सामने नहीं आ पाई जिससे ये पता चलता हो कि किसी ठोस कार्यक्रम पर ये लोग आगे बढ़ पाए। दरअसल यूपी में विपक्षी एकता की राह में कई सियासी चुनौतियां भी हैं। जब नीतीश कुमार अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसी नई बात सामने नहीं आई है जिससे ये पता चले कि विपक्ष को एक करने की नीतीश कुमार की कोशिश रंग लाई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जब पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बिहार के कई इलाकों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक बिहार के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि कुछ जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक 24 से 25 अप्रैल तक बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज से कल तक मौसम विभाग ने बिहार के बक्सर, भोजपुर, पटना, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 से 28 अप्रैल तक मौसम विभाग ने बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, नवादा और गया के लिए चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में दोनों नेताओं की ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीते दिनों जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के आसार जताए थे। जहाँ उधर लखनऊ में सोमवार को नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल के जवाब दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं देश के हित में काम करूंगा, अन्य लोग भी होंगे और फिर हम बैठ करके फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री पद का चेहरा होने के सवाल के जवाब पर नीतीश कुमार ने कहा है कि आज मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई मंशा नहीं है। ये पूछे जाने पर कि संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व कौन करेगा, क्या इस पर कोई निर्णय लिया गया है, तो इस पर नीतीश कुमार ने कहा है कि नहीं, एक बार एकता बन जाने के बाद नेता तय किया जाएगा और जो भी नेता बनेगा वह देश के हित में काम करेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने निर्देश दिया है कि किसी भी परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण के समय ही जिला भू अर्जन पदाधिकारी उस परियोजना से प्रभावित हो रहे किसानों के साथ बैठक करें या इसमें प्रभावित रैयतों के समक्ष भू अर्जन के संबंधित सभी बकायदा कानूनों की विस्तृत जानकारी दे दें। किसानों को सही जानकारी देने के बाद उसमें नाराजगी नहीं होगी और परियोजना को समय से पूरा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे अदालती मामले की संख्या में भी कमी आएगी। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड खो गया है और आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये खबर इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों का आधार कार्ड गुम हो गया है और उसका आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वे पासपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं। आपको बता दूं कि बैंक पासबुक के आधार पर भी आप पासपोर्ट बना सकते हैं। जी हाँ, बैंक पासबुक के आधार पर भी आप पासपोर्ट बना सकते हैं और बन जाएगा। इसके लिए पासबुक में पासपोर्ट आवेदक की अपडेट, फोटो और फिर लेन देन की अपडेट एंट्री होना जरूरी है। दरअसल अभी जो लोग पते की दस्तावेज के रूप में बैंक पासबुक पेश करते हैं उसमें से ज़्यादातर वर्तमान में एंट्री कराकर नहीं लाते हैं। अधिकतर की पासबुक पर फोटो भी नहीं लगी होती है। यही कारण है कि उन्हें पासपोर्ट जारी करने में देरी होती है। जब पते के दस्तावेजों के रूप में पासबुक लेकर के आने वाले 95% आवेदकों के आवेदन में ये खामी होती है। दोस्तों बात करते हैं कि द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जहां खुद को बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर पेश करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार पटना में एयरपोर्ट को लेकर के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावार है। जहां उन्होंने पटना के एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन से भी बदतर बताते हुए सीएम नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी हालात ऐसी है कि यहाँ उतरने के बाद नास्तिकों को भी भगवान की याद आ जाती है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि कोलकाता लखनऊ गए तो एयरपोर्ट पर ही उतरे होंगे। ध्यान आया कि नहीं कि 17 साल से सीएम हूं और पटना में एक इज्जतदार एयरपोर्ट नहीं बनवा सके। जब विदेशी छोड़िए देसी फ्लाइटें भी लैंड करती हैं तो फिर नास्तिकों को भी ईश्वर याद आ जाते होंगे और हालात रेलवे स्टेशन से भी बदतर हैं। आपको बता दूं कि द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी इन दिनों सीएम नीतीश कुमार से खासा नाराज हैं। इससे पहले उन्होंने 5 साल की बच्ची खुशी को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले के शिव सागर थाना क्षेत्र की नौडीहा गांव में प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। जिस युवक का परिवार वालों ने 10 दिन पहले ही दाह संस्कार कर दिया था, जहां उसे पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से अपनी प्रेमिका के साथ बरामद कर लिया है। परिवार वालों द्वारा हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस को उसके जिंदा होने की भनक लगी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करके उसे उसकी प्रेमिका के साथ बरामद कर लिया है। सासाराम एसडीपीओ संतोष कुमार राय ने इस मामले में बताया है कि परिवार वाले द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को उसके जिंदा होने की भनक लग गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम को हरियाणा भेजा गया, जिसके बाद रोहतास पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से युवक को उनकी प्रेमिका के साथ बरामद कर लिया है। युवक से जब पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया है कि वह अपने प्रेमिका के साथ हरियाणा चला गया था, किसी वजह से परिवार वालों को उसके संपर्क में नहीं हो सका। लेकिन पुलिस अब इस बात पर जांच कर रही है कि जब युवक जिंदा है तो फिर किस आधार पर परिवार वालों ने उसकी हत्या का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वही लड़का लड़की दोनों बालिग है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के आदेश को लेकर के नीतीश सरकार पर हमलावार मायावती पर भी आनंद मोहन का बयान सामने आया है, जब उन्होंने इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोप पर करारा जवाब दिया है। आनंद मोहन ने साफ तौर पर कह डाला है कि कौन मायावती हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में कलावती का नाम सुना था। आनंद मोहन ने कहा कि एक मजबूत ऑपोजिशन होनी चाहिए, जब समय आने के दीजिए आगे की राजनीति राय तय करेंगे, अपने साथियों के साथ बैठक करके फैसला करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार के बाहुबली और फिर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के नीतीश सरकार के फैसले को लेकर के बिहार में सियासी तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आनंद मोहन के पहले इस मामले में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी मायावती के आरोपों पर पलटवार किया है, जब उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि आनंद मोहन की रिहाई पर अब भाजपा खुल करके आई है। जब पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी, अब खुल करके सामने आ गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 का आयोजन 26 अप्रैल से हो रहा है, जो 8 मई 2023 तक चलेगा। ये परीक्षा
बिहार के 105 परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी, जिसमें कुल 56,435 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। उन परीक्षार्थियों में 26,795 छात्राएं हैं, जबकि 29,640 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। जब सभी विषयों की परीक्षा में 5825 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बाकी 50,610 अभ्यर्थी कंपार्टमेंटल श्रेणी के रूप में परीक्षा में शामिल होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया में ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते टिकारी के लड़के को एक यूपी की कुशीनगर की लड़की से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। जहाँ यूपी के युवती यानी कि यूपी के लड़की अपने घर से निकली और गया के टिकारी पहुंच गई। अपने प्रेमी के साथ मिलकर के वे घर गई और लड़के के परिवार वालों से शादी करने की बात की। बिहार के गया में एक दूसरे से प्यार का परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने के लिए तैयार हो गए। प्रेमिका यूपी की रहने वाली थी और उसका आशिक बिहार के गया जिले के टिकरी का रहने वाला है। जब दोनों ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज करके लूडो खेला करते थे। दोनों खेल में जीते हारते एक दिन अपना दिल दे ही बैठे। ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते दोनों में दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ गया। तो दोनों में एक दूसरे के साथ शादी करने को राजी हो गए। यह यूपी के कुशीनगर की युवती ने अपने प्यार के आगे समाज और फिर जाति के बंधनों को पीछे छोड़ करके टिकारी में अपने प्रेमी के पास पहुंच गई। मामले की जानकारी दोनों के परिवार वालों को हुई, तब दोनों भौचक्के रह गए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली लागू होने के बाद कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इसे लेकर के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2.25 लाख शिक्षक बहाल होंगे। जेडीयू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 2 लाख से बहुत ज़्यादा संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब शिक्षकों की नियुक्ति की संख्या आ गई है। जहाँ जिलों से आई रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संख्या तय कर दिया है। जहाँ दूसरे कागजी काम पूरा करते हुए शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की फाइल हाई लेवल कमेटी को भेज दिया है। जैसे शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीपीएससी के माध्यम से प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1,78,967 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के 87,222 शिक्षक, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1,745 शिक्षक, कक्षा 9 से 10 तक के लिए 33,000 शिक्षक और कक्षा 11 से 12वीं तक के लिए 57,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वैसे शिक्षा विभाग ये भी कह रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति में कुछ और इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंगलवार को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने खुद इसमें यात्रा की। पीएम मोदी ने इसमें यात्रा कर रहे बच्चों के साथ बातचीत भी की है। ऑल इंडिया रेडियो ने पीएम मोदी के बच्चों संग बातचीत करने का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के बच्चे खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। या वहीं पीएम मोदी भी बारी बारी प्रत्येक बच्चों के पास गए और उनका अनुभव जाना। इस दौरान बच्चों ने अपने साथ बना करके लाई तस्वीरें भी प्रधानमंत्री को दिखाई। जहाँ एक छात्रा ने पीएम मोदी को उनकी बनाई स्केच भेंट की है, तो फिर एक अन्य ने खुद की बनाई लाई वंदे भारत की तस्वीरें दिखाई है। पीएम मोदी ने इसके लिए बच्चों का हौसला अफजाई भी किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके पास आसपास की दुनिया इतनी शोरगुल वाली है या फिर ध्यान भटकाने वाली है कि आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। इस शोरगुल से भरी दुनिया में अक्सर लोग अपने कानों में ईयरबड लगा करके अपनी पसंद की साउंड सुनते हैं, यानी कि गाना सुनते हैं और अपनी ही दुनिया में मदहोश हो जाते हैं। या चलते फिरते, काम करते हुए, एक्सरसाइज करने के दौरान और लॉन्ग जर्नी में लोग कानों में ईयरबड लगा लेते हैं और अपनी पसंदीदा एल्बम का आनंद लेते हैं, गाने सुनते हैं। चाहे आप कहीं भी हो या फिर आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, तो इन सब से दूर रहने के लिए कानों में ईयरबड आपका बेहतरीन साथी है, ये आपको लगता है। ईयरबड बेशक आपको अपनी दुनिया में मशरूफ रखता हो, लेकिन क्या ये कानों के लिए सुरक्षित है? जय प्राइम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और एचओडी ये डॉक्टर अंकुश सयाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि वे अपने मरीजों को ईयरबड का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की सलाह देते हैं। बेशक ईयरबड बात करने का और संगीत सुनने का बेहतरीन साधन है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक ज़्यादा लंबे समय तक हैंड फ्री या फिर ईयरबड में तेज आवाज़ पर गाना सुनने से कानों को बेहद नुकसान पहुंच सकता है। इसका लगातार इस्तेमाल करने से आपकी सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है। डॉक्टर सियाल ने ईयरबड के फायदों के साथ ही उसके नुकसान भी बताए हैं। ईयरबड्स आसपास की आवाज़ों को रोक सकती है, ये फ़ायदा है। गाड़ी चलाते समय या फिर सड़क पार करते समय इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ,
एक्सपर्ट के मुताबिक ईयरबड को दूसरों के साथ शेयर करने से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए उसे साफ रखने और फिर दूसरों के साथ शेयर करने से आपको बचना चाहिए, या नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। क्योंकि अगर संक्रमण उनके कान से आपके कान में पहुंच जाता है या फिर आपके कान से उस दूसरे के कान में पहुंच जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप भी ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इनसे सावधानी बरतें और आज ही ईयरबड इस्तेमाल करना छोड़ दें। दोस्तों बात करते हैं कि देश की पहली वाटर मेट्रो की आज शुरुआत हो गई है। इसे कोच्चि वाटर मेट्रो के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी और कोच्चि वाटर मेट्रो समेत कई अन्य प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी तेजी से काम जारी किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार सहकारी संघवाद पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। जब केरल का विकास होगा तो फिर भारत का भी विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति, इसकी ताकत का लाभ विदेश में रहने वाले प्रवासियों को भी मिल रहा है। आज हम देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिर लॉजिस्टिक सेक्टर का पूरी तरीके से कायाकल्प कर रहे हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि सड़कों हो, रेल हो या अमीर गरीब, जाति पंथ में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 12वीं के पास आगे की पढ़ाई के लिए सरकार यानी कि बिहार सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक की लोन उपलब्ध कराई जाती है, लोन देती है। ये लोन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी जाती है। इसका लाभ लेकर के छात्र आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। दरअसल बिहार में 12वीं के बाद बहुत से युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के चलते अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के द्वारा 4 लाख तक का वित्तीय सहायता मिलती है और इस 4 लाख का किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता है। इससे युवा बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, इंजीनियर, फार्मा, कृषि, एमएलसी, एलएलबी, बीसीए आदि की पढ़ाई कर सकते हैं। जब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थियों की उम्र 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तभी इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकार से पैसा लेकर के घर नहीं बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अलग अलग जिले में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएम आवास फंड लेकर के अभी तक घर नहीं बनाया है। ऐसे लोगों को अब नोटिस भेजा जा रहा है। खबर के अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 2.21 लाख अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही साथ आवास निर्माण की मॉनिटरिंग करने वाले सरकारी कर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सरकार के इस कार्रवाई से हरकंप मच गया है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पूरी राशि मिल जाने के बाद भी जिन लोगों ने मकान का निर्माण पूरा नहीं कराया है उन लोगों को सरकार के द्वारा रेड नोटिस भेजा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही बिहार के कई लोगों को सरकार के द्वारा व्हाइट नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस योजना के तहत घर का निर्माण कार्य शीघ्र कराने की चेतावनी के तौर पर भेजा गया है। इसलिए जिन व्यक्ति को पैसा मिला है वे घर बनाने में देरी ना करें। दोस्तों बात करते हैं कि दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल अब बिहार में एयरटेल स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एयरटेल ने नैनो बैंड NB IoT के साथ मिलकर के करार किया है। इसके साझेदारी से बिहार में 13 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जब बिहार में स्मार्ट मीटर लगा करके 13 लाख घरों तक नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवाएं मुहैया कराने के लिए सिक्योर मीटर्स के साथ साझेदारी की सोमवार को घोषणा की है। NB IoT कम बिजली खपत वाली और फिर बड़े इलाके को कवर करने वाली रेडियो नेटवर्क प्रौद्योगिकी है। इनकी मदद से स्मार्ट मीटर जैसे सेवाएं एवं इंटरनेट आधारित उत्पादों को संचालित किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि लगभग 23 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को हर महीने के आखिरी रविवार को सुनते हैं, जिसमें 65% श्रोता हिंदी में उनकी बात सुनना पसंद करते हैं। जब भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक द्वारा
किए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है। सर्वेक्षण में ये भी पाया गया है कि मन की बात कार्यक्रम मोबाइल फोन के बाद टेलीविजन चैनलों पर अधिक सुना जाता है, जिसमें रेडियो श्रोताओं की संख्या कुल श्रोताओं का 17% है। इसमें पाया गया है कि 100 करोड़ से अधिक लोगों ने कम से कम एक बार कार्यक्रम को सुना है, जबकि लगभग 41 करोड़ सामायिक श्रोता है। यानी कि 41 करोड़ लोग हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात हर महीने सुनते हैं? हाँ या ना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जी हाँ, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है और आप बताइए कि क्या आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनना पसंद करते हैं या सुनते हैं या नहीं। नीचे कमेंट करके आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बाहुबली नेताओं में शामिल पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का आदेश बिहार सरकार द्वारा जारी कर दिया गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि आज बेटे की सगाई है। आज ही के दिन विधि विभाग के द्वारा मुझे रिहाई की सूचना प्राप्त हुई है। मैं पूर्ण रूप से अब जेल से बाहर निकल जाऊंगा। आनंद मोहन ने न्यायालय को भी धन्यवाद दिया है। आनंद मोहन ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतने लंबे वक्त के बाद मैं जेल से बाहर निकल रहा हूं। बेटे की सगाई के दिन इस तरीके की सूचना मिलना इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आगे की राजनीति को लेकर के उन्होंने कहा कि जो खुदा ने सोचा है उसी पर आनंद मोहन चलेगा। जो लोग ये कहते हैं कि आनंद मोहन बस एक व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति करते हैं, मैं उनको बता देता हूं कि मैं कभी भी किसी एक समाज का नेता नहीं हूं, ना रहा। मेरे लिए सभी समाज एक समान ही है। यही कारण है कि इतने लंबे वक्त के बाद भी मैं कभी भी ये उम्मीद नहीं छोड़ा है कि मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा। आज जब रिहाई का अधिसूचना जारी हुआ तो फिर ये मेरे लिए खुशी की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में उठापटक देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। आज जहां सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे, आगे की रणनीति तैयार की, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जहां एक साथ 101 नेता कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से जदयू से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल बिहार के खगड़िया में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी में बड़ी टूट हुई है। जदयू के 101 स्थानीय नेता कार्यकर्ता ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जहाँ ऐसे नेताओं ने भी आज जदयू से इस्तीफा दिया है जो पार्टी के सभी जिला प्रभारी सदस्य हुआ करते थे। जहाँ इन नेताओं ने भी आज अपने समर्थकों के साथ मिलकर के जदयू से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।